हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। अगर आप सर्टिफिकेशन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ई पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 82% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा एग्जाम। अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए या कोई भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है, हमारी जो न्यू आज से सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो है इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस। ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है वो हमारा बनता है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, आज हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। वो तो नॉर्मली आप सबको पता ही होगा, लेकिन अब उसके बारे में, उसके रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है, जो बेसिकली 4 थ्योरी है, आप 4 थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाले हैं, जो आने वाली वीडियो के भी 2 टॉपिक रहने वाले हैं, वो मेजर हम ये जानेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो मेजर प्रोस्पेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट के, कि मेनली इंटरनेशनल ट्रेड है क्या। सबसे पहले हम उसके थ्योरीज की बात करेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा कि डिफरेंट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की अलग अलग जो भी हमारी कॉमर्स डिपार्टमेंट है, या कह सकते हैं अलग अलग बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से हैं, उसके कौन कौन से चेंबर है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आज का जो हमारा सिंपल जो मुद्दा रहने वाला है वो यही है कि थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और उसके रिलेटेड थ्योरी क्या है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले अगर सिंपल मीनिंग की बात करें, इंटरनेशनल मतलब कि 2 कंट्री के बीच। ठीक है, इंटरनेशनल का मतलब 2 कंट्री के बीच, और ट्रेड का क्या मतलब होता है, व्यापार। कि 2 कंट्री जब आपस में व्यापार करती है, कोई चीज को खरीदता है, कोई दूसरी चीज को बेचता है हमारे यहाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, लेकिन अब बेसिक बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई ए कंट्री है और बी कंट्री है, और मान लीजिए ए कंट्री के पास कोई चीज बनाती है, वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। ठीक है, बी अगर कोई वो सेम चीज बनाती है, मान लीजिए वो शूज की बात कर रहे हैं, एक ए जो कंट्री है वो शूज बनाती है, उसकी कॉस्ट है 700 रुपये। ठीक है, वो 700 रुपये में शूज को बना देती है, सारे उनके खर्चे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बी है वही सेम क्वालिटी के शूज, वही सेम शूज बी क्वालिटी बनाती है 900 रुपये में। जो अपनी जो बी कोई दूसरी कंट्री है वो 900 में बनाती है। अब ये बी कंट्री सोच रही है कि हम ये डायरेक्टली 900 के क्यों बनाएं, हम ये ज़्यादा रुपए में क्यों बनाएं, क्यों ना हम ऐसा करें कि ए कंट्री से ये शूज़ 700 रुपये दे के उनसे खरीद लें। ठीक है, तो बेसिकली जो रीज़न होता है कोई भी ट्रेड का, तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि कोई भी अपनी कंट्री अपनी कॉस्ट को बढ़ाना नहीं चाहता। बी वही सेम क्वालिटी के शूज़ 900 रुपये में नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है कि चलो 700 रुपये में, अगर उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनके पास लेबर ज़्यादा है एक कंट्री के पास, तो वो सस्ते में चीज़ बनाएंगे और उनसे हम वो चीज़ क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड के ऐसे ही रीज़न होते हैं। ये तो एक तो रीज़न हो गया जो कॉस्ट पे बेस्ड था। अगर फिर से मैं एग्जाम्पल लूँ, फिर से हम बात करते हैं किसी कंट्री की ए और बी। अब मान लीजिए ये कंट्री के पास कोई रिसोर्सेज है जो कि अबंडेंट है, मतलब कि उनके पास ज़्यादा है, अबंडेंस में है। ठीक है, इनके पास कोई रिसोर्सेज है वो मान लीजिए ज़्यादा है। मान लीजिए ए के पास गन्ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गन्ने की खेती इनके पास ज़्यादा है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर केन। ठीक है, चलिए ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। और बी के पास है जो शुगर केन क्या है, उनकी खेती क्या है, कम है। ठीक है, कम है। अगर इनके पास शुगर केन ज़्यादा होंगे तो इट मीन्स ए कंट्री चीनी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, करेगी, क्योंकि आपको हमको पता ही है चीनी गन्ने से बनती है। ठीक है, तो चीनी जो हमारी शुगर है तो ए कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, उनके पास वो एक्सेस में होगा, वो फालतू चीनी क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जिनके पास चीनी कम होगी, जिनकी खेती शुगर केन की कम होगी, उनको क्या करेंगे, चीनी बेचेंगे। क्योंकि इतनी चीनी उन्होंने क्या करना है, सारे देश को शुगर थोड़ी करनी है इतनी खा खा के। ठीक है, तो फालतू की जो चीनी है, जो शुगर है, वो उनके पास अगर होगी, अबंडेंस में होगी, तो वो क्या करेंगे, दूसरी जिनके पास कम है उनको बेचेंगे। ठीक है, तो यही होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ ऐसे ही रीजन होते हैं जिनसे बैलेंस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स क्या रहता है, बिटवीन कंट्रीज मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए
अब ये तो सिंपल इंटरनेशनल ट्रेड की बात होगी। अब थोड़ा इसको डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं, थोड़ा मीनिंग में पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको सिंपल लैंग्वेज में ये सारा ऊपर समझ गया होगा कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्यों है। ठीक है, चलिए अब बात करें इंटरनेशनल ट्रेड रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज और रीजन। वही बात होगी कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, एक तरह का ट्रेड है किसमें, बिटवीन कंट्रीज में। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल सेक्टर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, कि इस पे जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है, जो सारे देशों की इकोनॉमी है, कि जो भी हमारे जो हर कोई तो यही चाहता है कि सारे देश आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ देशों को छोड़ के, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी है वो, उसमें स्ट्रांग होने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का होना बहुत जरूरी है। मतलब जिस देश के पास कोई रिसोर्सेज कम है तो उनके पास वो चीज़ें, उनकी वो चीज़ें महंगी बिकेंगी, तो क्यों किसी देश की महंगाई करें उनको हम। कोई हमारे पास अगर ज़्यादा रिसोर्सेज है तो हम उनको चीज़ें वो अच्छे और सस्ते दामों में बेच दें, तो उनकी जो महंगाई है वो वहाँ पे नहीं बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, इनेबलिंग countries to specialize in producing the goods and services that they are the best at and import those that they need from the other countries। वही जिनके पास एक्सेस में होगी, जो जिनके पास नीड होगी वो आपस में क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। जिनको ज़रूरत होगी वो खरीद लेगा, जिनके पास एक्सेस में कोई चीज़ होगी वो दूसरी कंट्री को बेच देगा। सिंपल यही इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ नियम कानून है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दी प्रिंसिपल गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड इज दैट कंट्री इंपोर्ट कमोडिटीज़, कि कोई भी कंट्री किसी से चीज़ें कोई गुड्स मंगवाती है विच दे कैन नॉट प्रोड्यूस मोर चीपली, जो अपने आप वो ज़्यादा सस्ते में नहीं क्या करते, प्रोड्यूस कर पाते। ठीक है, एंड देन अदर कंट्री प्रोवाइडेड दैट दे कैन पे फॉर देम विद द सेल ऑफ एक्सपोर्ट, तो बाकी के दूसरी कंट्री जो सस्ते में प्रोड्यूस कर पाते हैं उनको क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक तरह से सेल कर देते हैं। ठीक है, एज वी शैल सी फ्रीली ट्रेडेड कमोडिटीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज विद द टोटल रिसोर्स एडवांटेज बट बाय कंट्रीज विद द रिलेटिव एडवांटेज। वही इसमें बात होगी, जो फ्रीली ट्रेडेड कमोडिटीज है, फ्रीली ट्रेडेड कमोडिटीज जिनको हम फ्रीली किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जिनको इजिली हम बेच और खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी कोई भी अगर एडवांटेज होती है तो वो रिसोर्सेज पे एडवांटेज नहीं होती, वो रिलेटिविटी एडवांटेज होती है कि उन देशों को ज़रूरत है और हमें वो बेचनी है, बस इतनी बात है। ठीक है, तो यही है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा अपनी भाषा में भी बता दिया और थोड़ा बुकिश भाषा में भी आपको बता दिया। ठीक है, तो दोनों का सिमिलर ही मीनिंग बनता है। ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ थ्योरीज की बात करते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी की जो सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो हमारी आती है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ये क्या है, अगर इनको मैं आपको अच्छे से बताऊं, ये होता है कॉस्ट बेस्ड पे। ये जो थ्योरी है हमारी कॉस्ट बेस्ड है। कॉस्ट बेस्ड कैसे, मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज बताऊं कि मान लीजिए कोई ए कंट्री है या फिर कह लो कोई इंडिया है। ठीक है, हमारी इंडिया कंट्री है और ये अमेरिका कंट्री है। ठीक है, और इंडिया के पास जो को मान लीजिए कोई अगर उन्होंने कोई उनके पास कोई एक्सेस में चीज़ है, जैसे मान लीजिए नमक मान लो, सॉल्ट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ मान लो, तो जो सॉल्ट बनाने का उनके पास जो खर्चा है वो अमेरिका में सॉल्ट बनाने के खर्चे से क्या है, कम है। तो इंडिया का जो खर्चा है वो क्या है, कम है, और अमेरिका के सॉल्ट का खर्चा क्या है, बनाने का ज़्यादा। तो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका बेवकूफ़ थोड़ी है, वो ज़्यादा प्राइस दे के अपने यहाँ पे थोड़ी सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत तो चलो उनको अपनी फैक्ट्री चलानी है वो तो बनाएगा ही, ज़्यादा क्या करेगा वो इंडिया से क्या करेगा, फिर इंपोर्ट करेगा, फिर इंडिया इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बेच देगा, और अब इम्पोर्ट अमेरिका के पास इंपोर्ट हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा, परचेज करेगा। तो ये होता है कॉस्ट बेस्ड, मतलब कि कोई कंट्री अगर सस्ते में माल बना रही है तो दूसरी कंट्री उनसे खरीदना चाहती है ताकि उनका बेनिफिट हो जाए, ताकि उनको ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कैपिटल अपने फैक्ट्रियों, अपनी कंपनियों में वहाँ पे ना लगानी पड़े, और हमें सस्ते में माल मिल रहा है तो सस्ते में उठा लो, सीधी बात है। ठीक है, चलिए अब ये तो है हमारी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आपको बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज एन इकोनॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय एडम स्मिथ इन हिज बुक। से किसके द्वारा बनाई गई थी, एडम स्मिथ के बारे नाम के, ये थोड़ा याद रख लेना। और उनकी जो बुक का नाम था वो क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, जो उनकी जो बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ की, उन्होंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज को रखा था। ठीक है,
इसमें अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, कि एक कंट्री के पास बिल्कुल एडवांटेज होती है इन प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर गुड और सर्विस इफ वी कैन प्रोड्यूस इट मोर एफिशिएंटली एट ए लोअर कॉस्ट देन एनी अदर कंट्री। कि अगर कोई कंट्री सस्ते में माल को बना रही है तो उनके पास एक तरह से एडवांटेज होती है क्या दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कंट्री ए क्या कर रही है, सस्ते में माल बना रही है, मैं यहाँ पे डाउन का एरो बना रहा हूँ सस्ते के लिए, और यहाँ पे बी है वो ज़्यादा महंगे में माल बना रही है, वही सेम प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है, हम यहाँ पे सेम प्रोडक्ट की लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट लगा लो, चाहे क्लोथ्स की लगा लो, तो बी भी यहाँ पे क्लोथ्स की लगा लो, कोई कपड़े हो गए जो लोकल एक ही ब्रांड के, मान लीजिए आप कह सकते हो जो एक ही आप कह सकते हो कि एक ही डिज़ाइन एक ही क्वालिटी के हों, ठीक है, तो उनके बारे में आप कह सकते हो। तो एक है, अगर ए कंट्री क्या करती है सस्ते में वो वही सेम क्वालिटी आपको कपड़े बना के दे रही है, तो बी अगर महंगे में बना रही है तो बी अपना खर्चा फालतू का क्यों करेगी, तो बी ए से क्या करेगी, वो सारे कपड़े उठा लेगी, उनको दे देगी पैसे जितनी भी उनकी डिमांड है, ठीक है, क्योंकि उनको वो सस्ते में पड़ रहा है। तो यही है द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी एग्जाम्पल की बात कर लें। अब सबसे पहले अगर एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल इफ ए कंट्री ए कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ ए गुड यूजिंग 10 आवर्स ऑफ लेबर। कि अगर कोई कंट्री 100 यूनिट्स ऑफ गुड, कोई भी गुड्स मान लिए, कपड़ा लगा लीजिए, कुछ खाने पीने की चीज़ लगा ली, अगर 100 यूनिट्स बनाती है 10 घंटों में, ठीक है, कोई लेबर लगा के, और कंट्री बी कैन प्रोड्यूस ओनली 50 यूनिट्स ऑफ द सेम गुड, और बी कंट्री क्या है, वही सेम गुड 50 यूनिट बना रही है, वही 10 घंटे लगा के, वही लेबर लगा के, तो ए की जो एफिशिएंसी है, जो ए की को माल बनाने की जो कॉस्ट है वो कम पड़ गई ना, वो 10 घंटे में 100 माल बना रहा है, और बी कंट्री क्या कर रही है 10 घंटे में 50 माल बना रही है, तो इनकी इनकी अगर कॉस्ट देखी जाए तो कॉस्ट इनकी किसी भी प्रोडक्ट बनाने की कम पड़ेगी ना, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा माल बना रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ लेबर देन ए कंट्री हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग दैट गुड। तो ए के पास वो एडवांटेज है, तो ए वो माल उनको माल वो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा माल बना रहे हैं। अगर वो कम समय में ज़्यादा माल बना रहे हैं, इट मीन्स वो कम समय में उन पे लेबर का खर्चा कम है, उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उसका खर्चा कम है। अगर लेबर और कैपिटल का खर्चा कम होगा तो ऑब्वियस बात है कि जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू भी तो कम ही रखेंगे ना वो। ऐसा नहीं है कि उनकी वैल्यू आसमान छूती लगा देंगे, ठीक है। किसी प्रोडक्ट की वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगर उसको बनाने का खर्चा बढ़ेगा तो प्रोडक्शन का भी जो हमारी प्रोडक्ट होगा उसका भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसमें भी वो ऐड होती जाती है। अगर कोई कंट्री कम लेबर से कम कैपिटल से कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो सस्ते होंगे, ठीक है। चलिए अगर आगे बात करें तो स्मिथ आर्ग्यूड दैट कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दे हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड देन ट्रेड विद अदर कंट्री फॉर द गुड एंड सर्विस दे कैन नॉट प्रोड्यूस एफिशिएंटली। अब ये तो होगी बात कि एक आप कह सकते हो एक तरह से बार्टर सिस्टम हो गया जो पुराने समय में होता था, ठीक है। अब कैसे, अब ए कंट्री है और बी कंट्री है, ठीक है, और ए कंट्री मान लीजिए कोई ऐसा कोई भी मान लीजिए एक कोई भी किसी प्रोडक्ट का नाम मान लीजिए यहाँ पे शुगर ही मान लो आप, ए क्या है, शुगर तो कम बना रही है सस्ते में, ठीक है, लेकिन वो क्या है, क्लोथ को क्या कर रही है, वो उनकी जो खर्चा है वो क्लोथ का वहाँ पे महंगा है। और इसके उलट क्या है, बी की कंट्री में अगर देखें तो उनकी जो शुगर है बनाने का तो वहाँ पे वो महंगा है, और जो क्लोथ है वहाँ पे क्या हुआ, सस्ता हो गया, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए ये कंडीशन है, दोनों चीज़ें एक चीज़ की सस्ती है और दूसरी चीज़ महंगी है कंट्री की, और इसके उलट बी कंट्री की एक महंगी है और दूसरी सस्ती है। अगर यहाँ पे चीनी सस्ती है, यहाँ पे चीनी महंगी है, यहाँ पे क्लोथ महंगी है तो यहाँ पे सस्ते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनको बी क्या करेगी, शुगर यहाँ से खरीद लेगी, और ए क्या करेगी, कपड़े यहाँ से खरीद लेगी। क्यों, क्योंकि उनको कपड़े वहाँ से दूसरी कंट्री से सस्ते पड़ रहे हैं तो वहाँ से कपड़े खरीद लेगी, और बी को यहाँ से शुगर सस्ती पड़ रही है तो यहाँ से शुगर खरीद लेगी। तो ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि एक ही कंट्री अमीर होती जाएगी अगर ये सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाकी कंट्री को बेचते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी कोई महंगी चीज़ नहीं बन सकती। तो हर कंट्री के पास अपने अपने रिसोर्सेज के हिसाब से बेनिफिट होता है, कोई ना कोई बेनिफिट होता है, कोई ना कोई उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरी कंट्री के पास नहीं होती, और वो दूसरी कंट्री को चाहिए होती हैं, तभी ग्लोबल इकोनॉमी क्या रहेगी, एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलिए
अगर आगे इसकी बात करें, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज ऑफन cited as one of the fundamental principle of international trade। यह सबसे इम्पॉर्टेंट रूल माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में, अलॉन्ग विद द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज विच वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय स्मिथ। और कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी है वो भी इसमें आती है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट टेकिंग इन अकाउंट अदर फैक्टर दैट कैन अफेक्ट ट्रेड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे तो बात कर ली कि एक कंट्री सस्ते में बनाती है तो दूसरी कंट्री उस कंट्री से खरीदना चाहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो इग्नोर करती है बाकी सारी चीज़ों को। यहाँ पे तो हमने यही बात की थी कि ए और बी कंट्री है, ए कंट्री क्या कहे सस्ते में माल बनाती है और बी कंट्री वही सेम चीज़ महंगे में बनाती है, तो ऑब्वियस बात है बी ए से माल खरीदना चाहेगी, ठीक है। अब ये तो एक बात होगी। मान लीजिए यहाँ पे वो चीज़ 100 रुपये में बनाते हैं, यहाँ पे वो चीज़ वही सेम 200 रुपये का उनका खर्च पड़ता है। लेकिन वो जब बी ए से वो माल खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं है कि वो उसी 100 रुपये के देकर उनको माल मिल जाएगा, नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और उसको माने कि लास्ट में उनके कुछ ड्यूटीज होती है, कुछ टैरिफ्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ चार्जेस होते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी होगी, किसी तरह की ड्यूटी होगी, ठीक है, तो वो भी उन पे वो चार्ज होगी, ठीक है। तो उन पे टैक्स लगेगा। जब टैक्स लगेगा, अगर यही 100 की चीज़ यहाँ पे आते आते 300 की हो जाए, क्या वो फिर बी ए से माल खरीदेंगे? फिर सवाल ये उठता है। तो ये थ्योरी की कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि खाली ये दो देशों के प्रोडक्ट की जस्ट कॉस्ट को दिखाती है। उनको जब माल एक्चुअल में जब बिकता है, जब हम किसी कंट्री से खरीदते हैं, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारे टैक्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो उन टैक्स को देख के फिर हमें देखना चाहिए कि क्या अभी भी यह हमारे कॉस्ट से ज़्यादा पड़ रहा है या हमारे देश की कॉस्ट से अभी भी कम पड़ रहा है। अगर मान लीजिए सारे टैक्स लगने के बाद यही 100 की चीज़ पहुँचते पहुँचते बी कंट्री के पास 300 की हो जाए, क्या वो खरीदेंगे? जबकि वो अपने देश में वो 200 में बना सकते हैं, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अगर यही चीज़ उनके जो टैरिफ्स है वो कम है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम है, थोड़ी नेबर कंट्री है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम पड़ रहेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ यहाँ पे आते आते 150 की हो जाती तो फिर तो वो अभी भी सोच सकते कि चलो हमने तो फिर भी 200 में प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, हम तो ऐसा करेंगे इससे 150 में खरीद लेंगे, तभी हमें 50 रुपये का फ़र्क है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे काम करते हैं द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है। इसमें ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हल्के में लिया जाता है ये थ्योरी को, ठीक है। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो भी हमारी एडम स्मिथ की ही तरफ से है, जो फर्स्ट थ्योरी जिन्होंने दी थी। इन्होंने कहा द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? वो ऊपर की थ्योरी कॉस्ट बेस्ड थी, अब ये वाली जो मेनली थ्योरी है वो है प्रोडक्शन बेस्ड, कि कौन देश ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। अब वो तो वो ऊपर वाली थ्योरी क्या कह रही थी? कौन सा देश ज़्यादा कॉस्ट को बचाएगा, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि कौन सा देश ज़्यादा क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं। द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज एन इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो इन हिज बुक। ये जो सॉरी मैं ऊपर एडम स्मिथ का नाम ले लिया, यहाँ पे डेविड रिकार्डो है, उनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, उसमें ये थ्योरी का वेरवा यानी कह सकते हैं एक तरह से प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलिए, द थ्योरी सजेस्ट दैट द कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन विच दे हैव ए कंपैरेटिव एडवांटेज ओवर द अदर, ठीक है। इसमें क्या है? अगर कोई कंट्री के पास स्पेशलाइज्ड है, उनके पास ज़्यादा की वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं, तो उनके पास एक एडवांटेज होती है कि अदर कंट्री से, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं मैं फिर से, यहाँ कोई कंट्री ए है, यहाँ कोई कंट्री बी है, ठीक है। ए कंट्री के पास एडवांटेज है कि वो 10 घंटे लगा के या 5 घंटे लगा के 100 यूनिट बना रहा है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए 5 आवर्स में, यहाँ मैं एच लिख देता हूँ। और वही बी के पास वही सेम चीज़ अगर कोई दूसरी कंट्री बना रही है तो वो 5 घंटों में कितनी बना रही है? 50। तो उनके पास तो जो प्रोड्यूसिंग पावर है वो कम है, मतलब उनके पास या तो लेबर कम होगी, ठीक है, लेबर कम होगी, या तो उनके पास मशीनरी कम होगी, यानी वो कह सकते हैं उनके पास कैपिटल कम होगी, यही कह सकते हैं ना। अगर ए 5 घंटों में 100 की यूनिट बना रहा है ए कंट्री, तो इट मीन्स इसके पास लेबर ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर लेबर ज़्यादा होगी तभी ज़्यादा काम होगा ना। और दूसरी कह सकते हैं इनके पास कैपिटल ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इनके पास अगर कैपिटल होगी तभी हम मशीनरी इक्विपमेंट ज़्यादा खरीद पाएंगे, ठीक है।
ठीक है। तो यही तो मेन है, अगर एक कंट्री के पास प्रोड्यूसिंग पावर ज़्यादा है तो इनके पास एक तरह की एडवांटेज है, ज़्यादा माल बना पाएंगे और ज़्यादा क्या कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और बी के पास अगर कह सकते हैं उनकी प्रोड्यूसिंग पावर उनके पास कम है तो उनको तो फिर माल दूसरी कंट्री से खरीदना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस बात है। तो इनका प्रॉफिट होगा, तो इनका थोड़ा सा होगा कि हमारे देश का खुद हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, चलो दूसरे देश का माल लेके यहाँ पे बेचना होगा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये है द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ पे एक प्रोडक्शन के बेस पे आपको क्या मिलता है, आपके देश को क्या मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बुकिश भाषा में पढ़ते हैं। देखिए, कंपैरेटिव एडवांटेज रेफर टू ए सिचुएशन वेयर ए कंट्री कैन प्रोड्यूस ए गुड एट ए लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अनदर कंट्री। वही बात कि अगर कोई कंट्री कोई भी कंट्री ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बना रही है और उसको सस्ता भी रख रही है तो उनके पास एक तरह की एडवांटेज होती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर व्हेन मेकिंग अ चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। मान लीजिए ए कंट्री है, बी कंट्री है, सी कंट्री, यहाँ पे 3 कंट्री है और ए को माल खरीदना है बी ए से या सी से, और बी का जो माल है वो 100 रुपये की यूनिट एक उनको पड़ रहा है और जो सी का है वो 80 का। तो ये होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो ए के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है सी, कि अगर वो बी से माल ना ले तो उनको 20 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप किसी दूसरी कॉस्ट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिंपल तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यही होता है। चलिए अब इसको कंपैरेटिव एडवांटेज को एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले अगर एग्जांपल करें, यहाँ पे ए कंट्री है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लीजिए कोई ए कंट्री है और उनकी कोई, मान लीजिए उनकी कुछ कपड़े प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्लोथ, जो क्लोथ की वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फूड की बात करें तो फूड की क्या कर रहे हैं, 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। वही अगर मैं सेम कंट्री बी की बात करूं तो वहाँ पे जो यूनिट्स ऑफ क्लोथ है वो कितने कर रहे हैं, 5, ठीक है। और जो यूनिट्स ऑफ फूड है, सॉरी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे 100 कर लेना, वो हम आपको ठीक करके दे देंगे। अगर यहाँ पे फूड की बात है तो फूड यहाँ पे मान लीजिए ये 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होगा। देखो क्लोथ में तो अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करें तो ए के पास ज़्यादा एडवांटेज है क्योंकि वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 घंटे में, और वही बी कितने में कर रहा है, 1 घंटे में 5 यूनिट, दूसरी कंट्री 5 यूनिट कर रही है प्रोड्यूस, ठीक है। अगर फूड की बात करें, कोई सेम मान लीजिए कोई बर्गर की बात करें, 1 घंटे में ये फूड की बात करें 20 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही दूसरी कंट्री 1 घंटे में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनके पास फूड, बी कंट्री के पास फूड के रिलेटेड एडवांटेज है इनके ऊपर, लेकिन ए के पास कपड़ों के ऊपर एडवांटेज है बी के ऊपर। तो ये क्या करेंगे, ये अपने से यहाँ से क्या करेंगे, फूड को सप्लाई करेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कपड़ों का लेन देन करेंगे, जिस भी जैसे भी उनकी सबसे ज़्यादा उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, और इससे क्या होता है, बराबर ग्लोबल इकोनॉमी को क्या मिलता है, बूस्ट मिलता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो क्या है, रिकार्डो आर्ग्यूड दैट इफ ईच कंट्री स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स इन व्हिच इट हैज कंपैरेटिव एडवांटेज एंड देन ट्रेडेड विद अदर कंट्री, ऑल कंट्री विल बेनिफिटेड। अगर इस तरह से जिसकी जो एडवांटेज है कोई दूसरे को बेचता है और जिनके पास थोड़ी कम एडवांटेज है दूसरों से खरीदता है, तो क्या होता है, ऑल कंट्री विल बेनिफिटेड, तो सारी कंट्री को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। दिस इज बिकॉज ईच कंट्री कैन ऑब्टेन गुड्स एट ए लोअर कॉस्ट, और सारी कंट्रियों को क्या मिलता है, कम दाम में उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। कैसे मिलता है, मान लीजिए ए है और बी है, मैं फिर से एग्जांपल आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लोथ बनते हैं, यहाँ पे क्लोथ अगर ज़्यादा बनते हैं तो इट मीन्स इन पे जो भी क्लोथ की जो पर यूनिट होगा वो उनका खर्चा कम होगा, वो आपको पता ही है। वो जैसे हमने बीकॉम की क्लासों में पढ़ा था कि अगर मास में आप प्रोडक्शन करते हो तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बी की बात करें, अगर वो कम यहाँ पे उनकी जो प्रोड्यूसिंग पावर है वो कम है, ठीक है, तो उनका जो भी क्लोथ का जो कीमत होगी वो थोड़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, बी ए सी खरीदेगा ना, क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ते पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर वैसी बी के पास कोई और प्रोडक्ट है, उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और ए के पास कोई ऐसा वही सेम प्रोडक्ट है, उनके यहाँ पे कम उसकी प्रोड्यूसिंग पावर है, तो ए क्या करेगा, बी से खरीद लेगा, तो दोनों का बेनिफिट हो जाएगा, दोनों की कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। यहाँ से सस्ते मिल रहा है, आप हमको दे दो, हमारे पास जो सस्ता है हम आपको दे देते हैं, बस यही बात है, ठीक है। चलिए अब थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय इकोनॉमिक्स एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट, ये ज़्यादा
ज़्यादातर ऊपर वाली थ्योरी से ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है। लेकिन इसमें फिर से कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है? द थ्योरी अज्यूम दैट देयर आर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं लिया गया, ना तारिफ्स का लिया गया, ना कोई अदर कोई अगर कोई ड्यूटी या एक्सचेंज या कोई भी टैक्सेशन है तो उसमें वो नहीं लिए जाते। ठीक है, तो वही अगर हम किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, खाली हमने कॉस्ट नहीं देखनी, जो उनको माल को लाने का खर्चा है, उस पर जो ड्यूटीज़ पड़ेंगी, जो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो उसको भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्पेशलाइजेशन। In any good would not suffice to guarantee the improvement in world output. Ricardo shows that the special good in each country should be that good in which the country had a comparative advantage in production. वही अगर किसी कोई चीज़ बनाने में आप स्पेशल, आपके पास स्पेशलाइजेशन है, तो आपके पास एक तरह से कंपैरेटिव एडवांटेज होती है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ वहाँ पे रिपीट की है। चलिए अब हमारी दो थ्योरी की बात होगी। एक तो हमारी कॉस्ट बेस्ड थी कि एक कंट्री सस्ते में माल बनाती है, और दूसरी हमारी थी थोड़ी प्रोडक्शन बेस्ड कि एक कंट्री ज़्यादा में माल बनाती है, ज़्यादा में माल बनाएगी दूसरी कंट्री को बेचेगी। एक कोई सस्ते में माल बनाते दूसरी कंट्री उनसे खरीदना चाहेगी, बस। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वो थ्योरी है वो हमारी है द हैचर-ऑनलन थ्योरी। अब ये हैचर-ऑनलन थ्योरी क्या कहती है, अब उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो हैचर-ऑनलन थ्योरी कहती है वो कहती है अगर आपके पास कोई माल अबंडेंस में है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके माल क्या है, आपके पास अबंडेंस में है, आपके पास गुड्स जो प्रोड्यूस आप कर रहे हो अबंडेंस में कर रहे हो, कि आपकी जो कंट्री की खुद की डिमांड है उससे आप ज़्यादा में प्रोड्यूस कर रहे हो, फालतू सामान है आपके पास, तो आप ऑलरेडी क्या करना चाहोगे? दूसरी कंट्री को बेचना चाहोगे, कि जिनके वहाँ पे वो पर्टिकुलर गुड क्या है, कम बनती है। ठीक है, तो बेसिकली वही सिस्टम अब आ गया। पहले कॉस्ट की बात थी, फिर प्रोडक्शन की बात हुई, अब अबंडेंस की बात होगी कि आपके पास फालतू के रिसोर्सेज हैं, वो आप उससे चीज़ें बना रहे हो और उसको दूसरी कंट्री को बेच रहे हो। ठीक है, चलिए द हैचर-ऑनलन थ्योरी आल्सो नोन एज द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट एक्सप्लेन व्हाई कंट्री ट्रेड गुड्स एंड सर्विस विद ईच अदर। ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों कंट्री आपस में गुड्स एंड सर्विस को सेल परचेज करती हैं। द थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट एल हैचर एंड बर्लिन ओलिन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ये अर्ली 20th सेंचुरी में दो पर्सन ने मिलकर ये थ्योरी बनाई थी, एक का नाम था एली हैचर और एक था बर्टल ओलिन। ठीक है, तो उनके दोनों के नाम से मिक्स से इनका थ्योरी का नाम पड़ा। ठीक है, चलिए A country will tend to export the commodity that use relatively more of the factor of production which is relatively most abundant in that country। तो इसमें यही है, कोई कंट्री दूसरे को एक्सपोर्ट क्यों करेगी? अगर उनके पास वो माल क्या होगा, अबंडेंट में होगा, अबंडेंस में होगा, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में वो बनाएंगे। तो वो फालतू माल अपने पास रख के ख़राब थोड़ी करना है, तो सीधी बात है वो दूसरी जिनको भी नीड होगी दूसरी कंट्री को, उनको क्या करेंगे, वो बेचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है जो थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंट्री हैव डिफरेंट एंडोमेंट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके पीछे एक आइडिया है कि क्यों किसके पास ज़्यादा अबंडेंस में माल हो सकता है किसी कंट्री के पास। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में, तो उनके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हो सकता है वो कम हो, सच एस लेबर उनके पास ज़्यादा हो, कैपिटल उनकी ज़्यादा हो। ठीक है, और उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिनसे वो चीज़ें बनती हैं, अगर मान ली मैंने ऊपर एग्जाम्पल ली थी कि ए के पास अगर शुगर केन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो चीनी को क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी है, वो कर सकते हैं। अगर बी कोई कंट्री है उनके पास शुगर केन कम है, वहाँ की खेती कम है, तो उनके पास वो चीनी भी कम होगी। अगर चीनी कम है तो ये देश के पास ज़्यादा है, तो ये देश इनको बेचना चाहेगा और ये देश यहाँ से खरीदना चाहेगा। ठीक है, तो यही इनका जो मेन रीज़न है कि अगर माल आपके पास अबंडेंस में है, आपके उसके ऊपर लेबर और कैपिटल आपके पास है, तो आप उनको अबंडेंस में बनाते हैं और दूसरी जिसको नीड होती है कंट्री उनको बेचते हैं। ठीक है, सीधी बात है। और इनका जो बेचने का, अगर मान लीजिए यहाँ पे शुगर केन, अगर ये कैसे, अब मैंने कई बार आपको बोल दिया कि ग्लोबल इकोनॉमी इकट्ठी बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है? ये तो अपने को, इन्होंने तो फालतू माल बना लिया एक कंट्री ने, इनको बेच देंगे तो इनके पास कैश आ जाएगा। ठीक है, कैश आ जाएगा, जो भी करेंसी आएगी। ठीक है, तो इनको ही तो इकोनॉमी बूस्ट होएगी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि फ़ायदा तो एक हुआ, इन्होंने माल बेचा, तो बी का क्या फ़ायदा हुआ? बी का भी तो फ़ायदा हुआ ना। अगर बी के पास वो शुगर कम थी, अगर बी के पास शुगर कम थी, शुगर केन कम थी, उनके पास चीनी कम थी, अगर चीनी कोई कम होगी और किसी चीज़ की डिमांड होगी ज़्यादा, तो आपको पता है क्या होता है इकोनॉमिक्स रूल के अंदर, अगर आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता है। तो चीनी का वहाँ पे प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा, लोगों के हाथों में सिर्फ चीनी लेने जोगे ही पैसे रह जाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ चीनी ही खरीद पाएंगे और बाकी की चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो चीनी का जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो उनका
जो कि उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें, अगर वो यही डायरेक्टली किसी और देश से सस्ते में खरीद लेते हैं तो चीनी का जो प्राइस है वो नहीं बढ़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि उनको उनके अपने प्राइस के आसपास ही दूसरे देश से मिल रही है तो उसी में वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्लोबल इकोनॉमी क्या करती है, बूस्ट होती है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंट्री हैज़ एन अबंडेंस ऑफ लेबर, अगर किसी कंट्री के पास लेबर बहुत जाता है, जैसे इंडिया और चाइना के पास, अभी सारे की जो सारी जो बाहर की जो बड़े बड़े बिजनेस है वो इंडिया में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो मेन यहाँ पे है वहाँ पे लेबर इंडिया में ज़्यादा है और बहुत ही उनको सस्ती पड़ती है। ठीक है, तभी इंडिया और चाइना जैसे देशों में वो ज़्यादा अपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो सके वो उतनी कर रहे हैं। ठीक है, इट विल टेंड टू स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट आर लेबर इंटेंसिव, तो अगर किसी के पास लेबर जाता है किसी देश के पास, तो वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। जैसे टेक्सटाइल में, आपको टेक्सटाइल में पता है कि आपको कितने ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एक तो कपड़ा बुनने वाले, कपड़ा मतलब सिलने वाले, फिर पता नहीं कितने है ना मशीनों को चलाने वाले जहाँ पे कपड़ा बनता है, फिर कुछ धागे बुनने वाले। ठीक है, अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो आप ऐसे काम करोगे जैसे आपको लेबर भी हो जाए और आपका माल भी बन जाए और आप उसको एक्सपोर्ट भी कर पाओ। ठीक है, तो आपका देश ऐसा काम करेगा। अगर आपके पास लेबर कम है तो आपके जो मेनली जो काम होंगे वो उस टाइप के ही होंगे। ठीक है, जिसमें लेबर का क्या हो, लेबर का कम यूज़ हो। ठीक है, एंड विल इम्पोर्ट गुड दैट आर कैपिटल इंटेंसिव सच एज मशीनरी, अगर किसी के पास लेबर ज़्यादा है तो वो उनके पास वो फिर कैपिटल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, कोई दोनों तीन फिर तो सारे देश ही महान हो जाएंगे अगर किसी के पास लेबर भी हो, कैपिटल भी हो, सारा कुछ ही हो। ठीक है, लेकिन कुछ ना देश में कुछ ना कुछ कमी होती है और वो कमी कोई दूसरे देश से पूरी की जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हैचर-ओनली थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रेड कैन बी benefited all country involved because it allows them to specialize in the production of goods that are the relatively efficient producing। ठीक है, इसमें वही है बात की गई है कि अगर कोई एफिशिएंट है प्रोड्यूस करने में ज़्यादा मात्रा में तो वो उनके पास एक तरह की एडवांटेज होगी। ठीक है, हाउएवर द थ्योरी आल्सो सजेस्ट दैट ट्रेड कैन लीड टू इकोनॉमिक इनक्वालिटी विद कंट्रीज, क्या करता है कि ट्रेड कभी ना कभी इनक्वालिटीज ला देता है कंट्रीज में, इनकम में। अब कैसे, अगर ए और बी की मैं फिर से एग्जांपल लूँ, ए कोई कंट्री है, बी कोई कंट्री है, यहाँ पे मैंने चीनी की बात शेड रखी थी और यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये चीनी को क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे चीनी इनके पास कम है, ठीक है, बी के पास, तो अब इस बात है वो क्या करेंगे, दूसरे किसी देश से खरीदेंगे। तो ये यहाँ पे तो इनको एक तरह से चीनी बना भी खुद रहे हैं, खुद बना रहे हैं। ठीक है, लेबर भी लगा रहे हैं, कैपिटल भी लगा रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो भी चीनी बनाने का खर्चा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो किसी लेबर को पैसे दे तो लेबर का पैसा कहीं चला जाता है, रहता तो देश में ही है ना, वो कहीं ना कहीं और जगह खर्च करते हैं, इकोनॉमी बूस्ट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से ए को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो अपने लेबरों को पे भी कर रहा है और अपने कोई किसी चीज़ की प्रोडक्शन भी कर रहा है और उसको बाद फिर वो उसको प्रॉफिट में कहीं ना कहीं बेच भी रहा है, तो उसको ऐसे 2-3 फायदे हो रहे हैं। लेकिन बी को अगर वो किसी दूसरी से सीधे में कोई चीनी खरीद रहा है तो उनको तो जस्ट उनके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए वो 40 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने टनों के हिसाब से चीनी ले ली, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 किलो की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए बी ने ए से 40 रुपये की चीनी खरीदी, वो आगे से आगे ज़्यादा कितने में बेचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 45 में बेच देगा, तो उनको तो खाली 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ उस देश में। ठीक है, तो उसको तो खाली 45 रुपये का हुआ, सॉरी 5 रुपये का हुआ। लेकिन उन्होंने जो लेबर को इन्होंने यहाँ पे पैसे दिए वो कहीं ना कहीं देश में ही खर्च होंगे ना, तो इनकी इकोनॉमी थोड़ी ज़्यादा बूस्ट करेगी कि नहीं बी के कंपैरिजन में। तो यही दिक्कत है कि एक तरह से इनकम इनक्वालिटीज भी ला देता है। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी। चलिए अब हमारी जो लास्ट थ्योरी है वही इसमें अगर लास्ट जो थ्योरी थी हमारी उसमें अगर बात करें तो इसमें भी जो सारे फैक्टर है उसको निगलेक्ट किया जाता है। इसमें भी वो बात नहीं की जाती कि जो भी ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन को लाने जाने का खर्चा भी इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी यूज होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारी जो लास्ट थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी, द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। अब ये क्या है, ठीक है, आई होप आपको ऊपर वाली तीनों थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और कलीग के साथ इसको शेयर जरूर करना। अब हम लास्ट थ्योरी की बात करते हैं। देखिए जो हमारा जो लास्ट जो थ्योरी है वो हमारी है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी। इसके देखो नाम से पता चलता है ये क्या है। देखिए फैक्टर की बात करें यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे लेबर और कैपिटल की। ठीक है, तो मेनली तो किसी भी प्रोडक्शन में ये 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो लेबर और कैपिटल। ठीक है, कि कितने पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो इनके जो है, इनके जो प्राइस को क्या करना है, इक्वलाइजेशन करना है। मतलब कि इनके जो प्राइस है एक कंट्री के, मान लीजिए लेबर कैपिटल, और दूसरी कंट्री के जो भी सेम लेबर एंड कैपिटल है, इनके प्राइसेस को क्या करना है, इक्वल करना है। तो उसके लिए क्या है, ये थ्योरी बताती है कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें तो वो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए दोनों कंट्री में सेम होना चाहिए। जो भी वो पी हमारा प्रोडक्ट है वो बी कंट्री में भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। और उनका जो भी वो प्रोडक्ट बनेगा, उनका जो लेन देन है वो फ्री ट्रेड होना चाहिए। मतलब अगर यही कंट्री को ए से वही सेम प्रोडक्ट खरीदना है तो उन पर फ्री ट्रेड होना चाहिए, फालतू के कोई ऊपर टैक्सेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें तो उनकी जो प्रोडक्ट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी उनकी लेबर कैपिटल ए की, तभी दूसरी बी कंट्री की लेबर कैपिटल की जो कॉस्ट है तभी तो सेम होगी ना। जब उनका प्रोडक्ट सेम होगा, उनकी बनाने की टेक्नोलॉजी सेम होगी, अदर जो भी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज, वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो बेसिकली द फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी यही कहती है कि अगर कोई दो कंट्री है, उनकी लेबर और कैपिटल को एक कर दिया जाए तो उनकी इकोनॉमी भी एक सी आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे इन्होंने रखी है। अब उसके बारे में बात करते हैं। द फैक्टर प्राइस इक्वेशन थ्योरी इज ए इकोनॉमिक कांसेप्ट दैट स्टेट ओवर द टाइम द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो भी हमारे फैक्टर यूज होते हैं, मेनली वो कौन से होते हैं, लेबर और कैपिटल। ठीक है, विल बिकम इक्वलाइज्ड अक्रॉस कंट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से अगर दो कंट्रियों के लेबर और कैपिटल, ए के और बी के लेबर और कैपिटल ऑलमोस्ट इक्वल हो जाए तो इक्वलाइजेशन थ्योरी सक्सेसफुल है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो भी किसी भी कंट्री का अगर कोई भी सेम प्रोडक्ट है, अगर उसका जो प्राइस डिपेंड करता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कितने की लेबर उनको कॉस्ट पड़ी और कितना उस पर खर्चा हुआ बनाने का। ठीक है, अगर दो कंट्रियों का आपस में खर्चा ही उनका लेबर एंड कैपिटल सेम हो जाएगा तो क्यों इंटरनेशनल ट्रेड को इतना बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इनकी मान लीजिए कोई कमी है, इनके पास लेबर ज़्यादा है, ठीक है, मान लीजिए इनके पास लेबर ज़्यादा है और इनके पास कैपिटल कम है, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से इनके पास अगर कैपिटल ज़्यादा है, लेबर कम है, यहाँ से आप क्या कर लो, ट्रांसफ़र कर लो, कैपिटल इनको भेज दो। ठीक है, इन्वेस्ट यहाँ पे कर दो वही सेम चीज़ में, और लेबर इनके पास है तो लेबर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो दोनों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी और दोनों में इंटरनेशनल ट्रेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि कैसे दोनों कंट्रियों के लेबर एंड कैपिटल को ऑलमोस्ट सेम करना होता है। ठीक है, चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कंट्रीज दैट स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट यूज देयर अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो स्पेशलाइज्ड है कि चीज़ बनाने के लिए वो अपने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पर उससे क्या होता है, जो भी उस पर जो खर्चा होता है वो ज़्यादा हो जाता है और इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाने में तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो सिंपल बात है। और इसके अगर बात करें इसके उलट, यानी कि कन्वर्सली कंट्री डेट स्पेशली प्रोड्यूसिंग गुड्स डेट यूज दिस कार्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनके पास अगर उनके बनाने के लिए खर्चा कम है तो उसी तरह का वो प्रोडक्ट बनाएंगे एंड उनके जो डिमांड होगी उस वाले प्रोडक्ट की थोड़ी कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो वाला प्रोडक्ट कोई खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस पर कम लगी है, ज़्यादा कम क्वान्टिटी आप कह सकते हो, जो भी उस पर यूज़ की गई है रॉ मटेरियल क्वालिटी वाइज वो बढ़िया नहीं होगा, तो उस पर क्या होगा, डिक्रीज इन देयर प्राइस, तो उनका प्राइस क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो सिंपल ये भी बात कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, जो किसने दी थी, पॉल ए सैमुएल्स ने दी थी, विच स्टेट दैट द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज द वेज रेट और रेंट ऑफ कैपिटल, वही यहाँ पे बात की है, वेज हम लेबर को ही देते हैं और रेंट ऑफ कैपिटल जो हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, विल बी इक्वलाइज्ड, उसको बराबर किया जा सकता है कंट्री एज द रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमोडिटीज की। अगर हम कोई भी चीज़ें एक दूसरी को कंट्री जिसको जरूरत है और दूसरी कंट्री के पास जो अबंडेंस में अगर आपस में वो लेन देन कर ले तो दोनों की लेबर कैपिटल क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। ठीक है, तो अगर दोनों की लेबर कैपिटल सेम होगी तो वही उनकी जो प्रोड्यूस करेंगे जो गुड्स को, वो उनकी जो क्वालिटी और उनकी जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा और दोनों कंट्री एक साथ आगे बूस्ट करेंगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी उनकी। ठीक है, चलिए, द थ्योरम अज्यूम्स दैट देयर आर टू गुड्स, अदर की assumption ऑफ द थ्योरम आर दैट ईच कंट्री फेसेस द सेम कॉम्पिटिटिव प्राइस। इसमें कुछ कंडीशन है ये थ्योरी एप्लीकेबल होने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले assumption ली जाती है ये वाली थ्योरम को पूरा करने के लिए कि कंट्री जो भी अपना थ्योरम अज्यूम दैट देयर आर टू गुड्स, ठीक है, वही सेम गुड्स होनी चाहिए ए के पास और वही सेम गुड्स होनी चाहिए बी के पास, ए भी वही सेम गुड्स को क्या करे, प्रोड्यूस करे और वही बी भी करे। ठीक है, और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे भी लेबर हो, यहाँ पे भी कैपिटल हो, यहाँ पे भी लेबर हो, यहाँ पे भी कैपिटल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल एंड लेबर। अदर की assumption ऑफ द थ्योरम आर दैट ईच कंट्री फेसेस द सेम कमोडिटी प्राइस, और जो भी उनके जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो क्या होगा, वहाँ पे सेम होगा।
ये भी उनको ज्यूम करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है फ्री ट्रेड, जो है कि आप एक दूसरी कंट्री को फ्रीली कोई भी चीज़ बेच भी सकते हो और वही चीज़ वहाँ से दूसरी कंट्री से खरीद सकते हो। ठीक है, यूज द सेम टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, वही इनकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वही चीज़ बनाने के लिए टीम अंदर वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, एंड प्रोड्यूसेस बोथ गुड, और वही दोनों कंट्रियां वही दोनों गुड्स क्या करिए बना रही हैं। अगर ये सारी कंडीशन पूरी होती है तो हमारा ये थ्योरी ऑफ प्राइस फैक्टर प्राइस फैक्टर इक्वलाइजेशन जो थ्योरी है उसको कंप्लीट किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है, उसको लागू किया जाता है अगर ये वाली कंडीशन दो कंट्री आपस में पूरा कर लेती है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ये प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी काम करती है। अगर इसको थोड़ा आगे पढ़े, फर्दर पढ़े, क्रूशली दिस अजम्पशन रिजल्ट इन फैक्टर प्राइस बीइंग इक्वलाइज अक्रॉस कंट्रीज। इससे क्या होगा कि अगर ये फैक्टर को इक्वलाइज किया जाएगा ये सारी बातों को, तो उनकी जो भी उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी वो सारी क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो जाएगी। ठीक है, चलिए, इसमें यही नहीं है कि आप ऐसा करें कि लेबर उनके पास कम है तो लेबर भेज दो, तो वो इसमें नहीं होता। जस्ट ऐसे सेटलमेंट की जाती है कि जो भी कॉस्ट हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल, वो दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यही हमारा जो बेसिकली था। तो इसमें हमारा जो चार हमने थ्योरीज पढ़ी हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी वो हमारी एब्सोल्यूट चेंज वाली थी। ठीक है, जो सॉरी एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली थ्योरी थी। ठीक है, उसमें क्या था, ये थी कॉस्ट बेस्ड, कि कोई कंट्री क्या करती है, कम दाम में माल बनाती है। ठीक है, चलिए, तो अगर कोई कम दाम में माल बनाएगी तो ऑब्वियस बात है कि दूसरी कंट्री उससे खरीदना चाहेगी। और दूसरी थ्योरी हमारी क्या सी, कंपैरेटिव एडवांटेज में ये थी प्रोडक्शन बेस्ड। अगर कोई किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, दूसरी कंट्री क्या होगी, तो दूसरी कंट्री उनसे, अगर उनके पास कम वही सेम चीज़ उनके पास कम है तो दूसरी कंट्री से वो खरीदना चाहेगी जिनके पास ज़्यादा है। तो सिंपल थ्योरी ये कह रही थी। ठीक है, अगर तीसरी थ्योरी की बात करें तो तीसरी थ्योरी कह रही थी कि अगर हो सकता है कंट्रियों के पास एक कोई चीज़ ज़्यादा हो और वही कंट्री के पास दूसरी चीज़ कम हो। ठीक है, और वही बी कंट्री के पास वही सेम चीज़ एक के पास कम हो और दूसरी ज़्यादा हो, तो वो आपस में क्या कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। अगर इनके पास ज़्यादा तो इनको बेच देंगे, इनके पास ज़्यादा हो तो ये इनको बेच देंगे, तो ऐसे दोनों की डिमांड पूरी हो जाएगी, दोनों की इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, और लास्ट में जो हमारी फोर्थ थ्योरी जो अभी हमने बात की कि इनकी अगर लेबर कैपिटल को ही वहीं पर क्या कर दिया जाए, बराबर कर दिया जाए, तो उनके जो भी प्रोडक्ट वहीं पर बनाएंगे, ये अपना प्रोडक्ट बनाएगी कंट्री, वो दोनों भी प्रोडक्ट का ऑलमोस्ट सेम प्राइस होगा और सेम तरीके से क्या होगी, इकोनॉमी क्या करेगी, बूस्ट करेगी। तो बेसिकली ये चार थ्योरी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको सेक्शन अच्छा, ये वाला सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। चलिए, अब अगर आपको ऐसे ही कोर्सेज हमारे आगे ऐसे ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, अगर आपको ऐसे ही कोर्सेज हमारे आगे आपको परचेज करने हैं, तो हम आपको सारी इसमें कोर्सेज में सारी आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपको कंसेप्चुअल वीडियोस, हिंदी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, EPDF नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूज़र है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 82% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा एग्जाम। अगर आपको फर्दर हमारे एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।